जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है कि राइट साइड से पेशेंट को अप्रोच करना है, ठीक है। पेशेंट के साथ ग्रीटिंग करनी है, अपना इंट्रोडक्शन देना है, पेशेंट का इंट्रोडक्शन लेना है कि पेशेंट का नाम क्या है, ठीक है, एज क्या है, और इससे आप लोगों ने कंफर्म करना है कि आप ठीक पेशेंट के साथ बात कर रहे हैं, उसी पेशेंट के साथ बात कर रहे हैं जिसकी आपको जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करने की कमांड मिली है, ठीक है। सर आपकी आवाज फिर से आहिस्ता हो गई है। फिर से आहिस्ता हो गई है। अब चलिए मैं ठीक है कोशिश सर। करता हूँ कि थोड़ा ना लाउडली बोलूँ। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, पेशेंट की जो जनरल अपीयरेंस है, पोस्चर है, एटीट्यूड है, उसके ऊपर कमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मैंने 12 पॉइंट बताए हैं, उन 12 पॉइंट्स को सामने रखते हुए आप लोगों ने अपना जो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है उसको प्रोसीड करना है, ठीक है। वो जो 12 पॉइंट्स है वो कौन कौन से हैं? साइनोसिस है, ठीक है, जॉन्डिस है, क्लबिंग है, और फोर्थ पॉइंट इसमें कौन सा था? पेलर सर। पैलर, ठीक है। उसके बाद नेक में आ जाएं तो नेक में दो चीज़ें, एक तो थायराइड है और दूसरा जेवीपी, जीपीवी। जेवीपी जुगुलर वीनस प्रेशर, ठीक है। उसके बाद हम फीट पे चले जाएं तो पिटल एडिमा देखना है, और उसके अलावा पेरिफेरल लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है। उसके बाद 4 वाइटल्स हैं, टीपीआर, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये 4 चीज़ें हमने टोटल 12 पॉइंट हो गए। उसके अलावा आप लोगों ने सैक्रल एडिमा चेक कर लेंगे, ठीक है। सर 12 पॉइंट का लास्ट पॉइंट रिपीट कर दें। फीट के एडिमा, फीटल एडिमा के बाद पेरिफेरल लिम्फ नोड्स हमने चेक करने हैं, यानी कि पेरिफेरल लिम्फेडिनोपैथी हमने देखनी है, ठीक है। पेरिफेरल लिम्फेडिनोपैथी ओके सर। प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, ठीक है, वो हमने देखनी है। उसके बाद हमने ये वाइटल्स देखने हैं, ठीक है। करना किस किस तरह है वो आप लोगों को मैंने वीडियो ट्यूटोरियल शेयर भी किया हुआ है, उस वीडियो ट्यूटोरियल को मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है। दोबारा उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है? नो सर। नो अगर सर। किसी अगर किसी को है प्रॉब्लम तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर समझ आ गई है तो हम उतनी देर में कुछ और प्रोडक्टिव काम कर लेते हैं। बाकी वीडियोस भी उसकी पड़ी हुई हैं, आप वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ना सबको, या कोई है? इवन एक स्टूडेंट भी होगा तो मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा, मसला नहीं है। चलें, ठीक हो गया। ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करना आता है ना आप लोगों को? ब्लड प्रेशर कैसे चेक करना है, टेम्परेचर किस तरह चेक करना है, पल्स किस तरह चेक करनी है? यस यस सर। ठीक हो गया। कल हम किस जगह तक हमने ये ग्रोइन लिम्फ नोड्स आई गेस हम डिस्कस कर रहे थे, ऐसे ही है ना? यस सर। ग्रोइन हमने कर लिए थे, तो उसके बाद एक्सिलरी लिम्फ नोड्स थे। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स की मैंने आपको कितने ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स मैंने आप लोगों को बता दिए थे, ठीक है। ये भी स्वेल अप हो सकते हैं, इनकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक है। किस कंडीशन में हो सकती है? इन केस ऑफ इन्फेक्शन इन योर आर्म, हैंड, ठीक है। उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर, लिम्फोमा, ठीक है। अगर अपर चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अपर चेस्ट को भी एक्सिलरी लिम्फ नोड जो हैं वो ट्रेन कर रहे होते हैं, स्पेशली जो लेटरल साइड ऑफ द चेस्ट होती है, ठीक है। और उसके अलावा आपके आर्म में कोई प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में ये वाले जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं इनकी स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। इनकी सिम्टम्स क्या होंगी? व्हाट आर द सिम्टम्स इन केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर? कैंसरस लिम्फ नोड्स जो होते हैं, जो लिम्फ नोड्स होंगे वो हार्ड हो जाएंगे, ठीक है। जब आप पल्पेट करेंगे तो आपको अंडर द स्किन
एक लंप, एक मास फील होगा, सच एज इन द एक्जिला, इन द नेक। अगर आप नेक के जो लिम्फ नोड्स हैं उनको पल्पेट कर रहे हैं, अंडर द आर्म इन केस ऑफ एक्जिला, ठीक है। और अगर ग्रोइन वाले लिम्फ नोड्स हैं तो आपको ग्रोइन वाले एरिया में हार्ड लंप फील होगा, ठीक है। पेशेंट किस कंडीशन के साथ आप लोगों के पास आएगा? फीवर के साथ आएगा, ठीक है, विदाउट एन इन्फेक्शन। जो अगर इन्फेक्शन के साथ, फीवर के साथ आ रहा है तो जो लिम्फेडिनोपैथी की कॉज है वो इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है। अगर इन्फेक्शन नहीं है, यानी कि पेशेंट का आप लोगों ने टीएलसी काउंट देखा है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, वाइट ब्लड सेल का काउंट देखा है, वो विद इन नॉर्मल रेंज है, और पेशेंट फीवर के साथ आया है, दैट फीवर माइट बी बिकॉज ऑफ कैंसर, ठीक है। तो आप लोगों ने उस चीज़ को रूल आउट करने के लिए आपने फिर प्रॉपर एग्जाम करना है कि आया कि कोई लंप वगैरह तो नहीं है बॉडी के अंदर किसी जगह पे, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट वेट लॉस विदाउट ट्राइंग, यानी कि पेशेंट ने वेट लॉस करने की कोशिश नहीं की लेकिन फिर भी पेशेंट का जो वेट है वो लूज हो रहा है, ठीक है, पेशेंट का वजन जो है वो कम होता जा रहा है। उसके अलावा उसकी जो स्किन है वो इची है, स्किन के ऊपर खारिश होती है, ठीक है। हर टाइम पे पेशेंट थका थका रहता है, जो पेशेंट की बॉडी है वो थकी थकी रहती है, ठीक है ना। उसके अलावा जो भूख है वो भी कम लगती है। उसके अलावा ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकती है, क्योंकि हम एक्सिलरी लिम्फ नोड की बात कर रहे हैं ना, पेशेंट कफ की कंप्लेन कर सकता है, ठीक है। तो ये वाली सिम्टम्स के साथ पेशेंट आ सकता है इन केस ऑफ कैंसर, ठीक है ना। कैंसर की सूरत में ये वाली कंडीशन हो सकती हैं। उसके बाद ऊपर हम देख लेते हैं, एक मिनट, क्या चीज़ है। एक्सक्यूज मी सर, आप स्क्रीन भी सामने शेयर कर दें। हाँ ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? यस सर। इसके बाद एडिसन डिजीज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एडिसन डिजीज क्या होती है? एडिसन डिजीज को एड्रिनल इंसफिशिएंसी बोलते हैं, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड अगर इनसफिशिएंट काम कर रहा हो, यानी कि जो उसकी सिक्रीशंस है वो प्रॉपर्ली रिलीज ना कर रहा हो, इज अ अनकॉमन डिसऑर्डर दैट अकर्स व्हेन योर बॉडी डजंट प्रोड्यूस इनफ सर्टेन हार्मोन्स, ठीक है। एडिसन डिजीज में क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड पहले नंबर पे तो आपको पता होना चाहिए किस जगह पे होता है, जस्ट अबव द किडनीज, ठीक है। किडनी के बिल्कुल ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसको एड्रिनल ग्लैंड का नाम दिया जाता है, ठीक है। वहां से कॉर्टिसोल रिलीज होता है, ठीक है। तो एडिसन डिजीज के अंदर जो कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन होती है वो बहुत कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। और उसके अलावा वहाँ से एक जो इम्पोर्टेंट और हार्मोन रिलीज होता है वो एल्डोस्टेरोन है, यानी कि इन दो हार्मोन्स की जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। तो उस कंडीशन का नाम है एडिसन डिजीज। ये किस वजह से हो सकती है? एडिसन डिजीज ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो सकती है। किस चीज़ की ट्यूबरकुलोसिस? एड्रिनल ग्लैंड की ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। अगर एड्रिनल ग्लैंड की टीबी हो जाए तो उस कंडीशन में एडिसन डिजीज हो सकती है। टीबी का आपको पता है कि ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। इज दैट क्लियर? एडिसन डिजीज का पता चल गया क्या चीज होती है? जी सर। यस सर। सेकंड में हमारे पास है हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस में क्या होता है कि बॉडी के अंदर आयरन बिल्डअप हो जाता है, ठीक है, आयरन एक्यूमुलेट हो जाता है। हीमोक्रोमेटोसिस इज कॉज्ड बाय अ फॉल्टी जीन, ठीक है। एक जीन के फॉल्ट की वजह से होता है जिसको HFE जीन का नाम देते हैं, ठीक है। दैट कैन बी पास्ड ऑन टू अ चाइल्ड बाय देयर पेरेंट्स, यानी कि ये एक जेनेटिक विरासती बीमारी है, ठीक है। Most causes are linked to a fault in a gene called HFE gene, which affects your ability to absorb iron from the blood. ये वाली जो जीन है ना, ये आप समझ लें कि ब्रेक्स हैं। किस चीज़ के ब्रेक्स? आयरन की अब्जॉर्प्शन को अब्जॉर्प्शन के लिए ब्रेक्स हैं, यानी कि ये एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ आयरन जो है उसको ही अब्जॉर्ब होने देगी, उससे ज़्यादा अमाउंट को अब्जॉर्ब नहीं होने देगी, ठीक है। लेकिन अगर इस जीन के अंदर कोई फॉल्ट आ जाए तो क्या होगा कि
एक्सेस आयरन जो है वो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम योर गट। जब गट से ज़्यादा आयरन एब्जॉर्ब होगा तो वो फिर क्या होगा कि आयरन का आपको पता है कि किस चीज़ के लिए यूटिलाइज होता है हमारी बॉडी के अंदर, आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए, ऐसे ही है ना। यस सर। तो उससे क्या होगा कि आरबीसीज की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। जब आरबीसीज की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि जो हमारा ब्लड है उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो जब उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, पॉलीसाइथीमिया हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो आयरन, एक्सेस आयरन है वो हमारे जिस्म के जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जाकर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब बॉडी के अंदर आयरन का ओवरलोड होगा तो उस कंडीशन का नाम है हीमोक्रोमेटोसिस, ठीक है। तो इसको ट्रीट करने का एक तो ये है कि आयरन चिलेटिंग एजेंट्स कुछ मेडिसिन है वो ली जाती हैं। उसके अलावा अगर HB काफ़ी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, जो RBCs हैं, हेमाटोक्रेट अगर इंक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन में फ्लेबोटोमी करते हैं। फ्लेबोटोमी क्या होती है, इसमें जो वेनिसेक्शन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें पेशेंट के वेन के अंदर एक नीडल लगाई जाती है, तो उससे क्या करवाया जाता है, पेशेंट को ब्लीड करवाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 500 ml तक पेशेंट का जो ब्लड है उसको लॉस करवाया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पेशेंट का जब ब्लड आरबीसीज बाहर निकलेंगे तो पेशेंट का जो हेमाटोक्रेट लेवल है वो कम होगा, ठीक है। तो जब हेमाटोक्रेट लेवल कम होगा तो उससे पेशेंट के बॉडी पे जो आयरन ओवरलोड है वो थोड़ा बहुत डिक्रीज होगा, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑप्शन। हीमोक्रोमेटोसिस का पता चल गया। हीमोक्रोमेटोसिस बेसिकली क्या चीज़ है, आयरन ओवरलोड कंडीशन है इन द बॉडी। समझ आ गई है? यस सर। जी सर आगे। उसके बाद टर्म आ जाती है क्लाज्मा। ये दो चीज़ें हैं, एक मिलास्मा है और दूसरा क्लाज्मा, ठीक है। सेम चीज़ है, ठीक है, लेकिन टर्म्स दोनों के लिए डिफरेंट यूज़ की गई हैं। जो मिलास्मा होता है ये इसको प्रेगनेंसी मास्क का नाम भी दिया जाता है। मिलास्मा को MELASMA, मिलास्मा को क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी मास्क। तो क्लाज्मा क्या चीज़ है, ये सेम चीज़ है इन अ नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। ये नॉन प्रेग्नेंट जो वुमेन होती हैं ये उनके अंदर होगा। इन रियलिटी द कंडीशंस आर द सेम, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो कंडीशंस दोनों सेम है। It usually present as dark brownish patches of skin mostly on the forehead, nose, upper lip, ठीक है, and cheeks. cheeks, nose, ये दो चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। उसके अलावा फोरहेड, पहले नंबर पे चिक्स और नोज इन्वॉल्व होता है। इस जगह पे हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है। Maștala cu ruperea legă de dar în pe câteva ori. O și un tari să mașui. Au dat asta și. Da ceva li să și da surbe și. Da să pin să rupe. यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। जो मिलाज्मा होता है ये प्रेगनेंसी जब एंड हो जाती है, ठीक है, डिलीवरी के ऑलमोस्ट विद इन 3 months ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनमें ये लंबे अरसे तक चलता है, अगर उनमें हो जाए तो विदाउट एनी रीज़न, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो कौन सी है, कैफे और लेथ स्पॉट्स। कैफे और लेथ स्पॉट्स भी क्या है, हाइपर पिगमेंटेशन होती है, ठीक है। फ्लैट हाइपर पिगमेंटेड बर्थ मार्क्स होते हैं। These colored spots on the skin can be harmless, ये harmless होते हैं, ठीक है। Having 6 or more cafe or lead spot with freckles under the arm or around the groin could indicate an underlying genetic problem called neurofibromatosis, ठीक है। अगर इनकी तादाद ज़्यादा हो, 6 या 6 से ज़्यादा हो, तो वो हमें किस चीज़ की इंडिकेशन देते हैं कि एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जिसको न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1 का नाम दिया जाता है, ठीक है। ये उसकी एक इंडिकेशन है, ठीक है।
तो जब हमें इंडिकेशन मिलती है तो हम उस चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। अगर उस चीज़ वो कंफर्म हो जाए तो उसको टाइमली हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस क्या चीज़ है? दिस इज अ डिसऑर्डर दैट कैन अफेक्ट द स्किन, नर्व्स एंड आईज। ठीक है, जो आपकी स्पेशली स्किन को, नर्व्स को और आपकी आईज को, स्पेशली स्किन एंड नर्व्स, और उसके अलावा आईज को अफेक्ट करता है। ठीक है, कैफियोलैथ स्पॉट। उसके बाद थोड़ा सा जॉन्डिस को टच दे देते हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में इधर लिखा हुआ है, मैं उन टर्म्स को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ जो इधर नहीं लिखी हुई। ठीक है ना। जॉन्डिस क्या है? द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ जॉन्डिस इज अ सीरम बिलिरुबिन ग्रेटर देन 2.5 टू 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि 1 लीटर के अंदर अगर 2.5 टू 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो, ठीक है, उस टाइम हम इसको जॉन्डिस लेबल करते हैं। इन कंजेशन विद अ क्लिनिकल पिक्चर ऑफ येलो स्किन एंड स्क्लेरा। ठीक है, अगर 2.5 टू 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जिस वक्त ब्लड के अंदर ये मौजूद होगी और उसके साथ ये किस चीज़ के साथ हम इसको कोरिलेट करते हैं? क्लिनिकल पिक्चर के साथ। क्लिनिकली हम इसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि स्किन जो है वो येलो, स्क्लेरा येलो आपको मिले, ठीक है, और उसके अलावा आप ओरल मिकोजा आपको येलो मिले, तो उस कंडीशन में हम इसको एज अ जॉन्डिस लेबल करते हैं। ठीक है, बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस इन 3 फेजेस। जो बिलिरुबिन है, एक तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिलिरुबिन है क्या। ये जिस वक्त आरबीसीज की ब्रेकडाउन होती है तो ये एक बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, आरबीसीज की ब्रेकडाउन के दरमियान ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म जिस वक्त होती है, यानी कि जब आरबीसीज टूटते हैं तो उसको डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है। वन ऑफ देम इज बिलिरुबिन। ठीक है, तो इसकी प्रीहेपेटिक मेटाबॉलिज्म होती है, इंट्राहेपेटिक एंड पोस्टहेपेटिक। जो प्रीहेपेटिक होता है वो वाटर इनसोल्युबल होता है। ठीक है, उसके बाद ये लीवर में जाता है जिसमें अल्फा 1 ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम इसको वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट करता है, नॉन वाटर सोल्यूबल को वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और पोस्ट हेपेटिक कैसे हो सकती है? अगर पोस्ट हेपेटिक कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, जिस वक्त वो लिवर से निकल के आगे दोबारा इंटेस्टाइन के थ्रू दोबारा साइकिल में इंटर हो रहा होता है, उस टाइम पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ठीक है, सीबीडी के अंदर कॉमन बाइल डक्ट जो है उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ठीक है, या थोड़ा आगे जाके जो बाइल डक्ट है, ठीक है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? उसको पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस बोलते हैं। ठीक है, Jaundice is a condition in which the skin whites of the eyes, यानी कि आई का जो वाइट पोर्शन है, अगर वो आपको येलो नजर आना स्टार्ट हो तो वो एक इंडिकेशन है कि दिस पर्सन माइट हैव जॉन्डिस। ठीक है, तो उस जॉन्डिस को कंफर्म करने के लिए हम फिर लैब डायग्नोसिस करते हैं, टोटल बिलिरुबिन लेवल हम चेक करते हैं पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो स्किन और जो आई का वाइट पोर्शन है अगर वो येलो नजर आए, उसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ओरल कैविटी के अंदर अगर वो येलो नजर आए, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन। ये क्यों येलो नजर आती है? कि अगर बिलिरुबिन का लेवल हाई होगा, अ येलो ऑरेंज बाइल पिगमेंट, जो बिलिरुबिन है वो येलो ऑरेंज कलर का एक पिगमेंट है जो कि बाइल में मौजूद होता है। ठीक है, जॉन्डिस हैज मेनी केसेस कॉजेज इंक्लूडिंग हेपेटाइटिस। ठीक है, जॉन्डिस की काफी सारी कॉजेज हैं, उनमें से एक कौन सी क्या है? हेपेटाइटिस हो सकता है, हिमोलाइटिक अनीमिया हो सकता है, गाल स्टोन्स हो सकते हैं, ट्यूमर हो सकता है। ठीक है, हिमोलाइटिक अनीमिया अगर होगा तो उसकी वजह से प्री हेपेटिक जॉन्डिस हो सकती है। ठीक है, अगर हेपेटाइटिस होगा तो उसकी वजह से हेपेटिक जॉन्डिस हो सकती है। अगर गाल स्टोन होगा तो उसकी वजह से पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस हो सकती है। अगर ट्यूमर होगा तो डिपेंड करता है कि ये ट्यूमर किस जगह पे है, अकॉर्डिंगली आपको जॉन्डिस होगी। ठीक है, इन अडल्ट्स जॉन्डिस यूजुअली डजंट नीड टू बी ट्रीटेड। अडल्ट्स के अंदर जॉन्डिस को ट्रीट करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, खुद ब खुद ठीक हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर जॉन्डिस डिटेरियोरेट हो जाए तो उसको ट्रीट करने की भी ज़रूरत होती है। लेकिन ये जो लाइन है इसका इतना मतलब नहीं है। ठीक है, जॉन्डिस इज कॉज्ड बाय टू मच बिलिरुबिन इन द ब्लड, दिस इज नोन एज हाइपरबिलिरुबिनीमिया। अगर ब्लड के अंदर बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाए तो उसको हाइपर का मतलब होता है कि इंक्रीज लेवल,
बिलिरुबिन का मतलब बिलिरुबिन, ईमिया का मतलब ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को जॉन्डिस का नाम देते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसी चीज जो आप लोगों को समझ ना आई हो? समझ आ गई है अब टिल नाउ? जी सर आ गए। जी सर आ गई है। ठीक हो गया। उसके बाद आयरन के बारे में अभी मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, एडिमा भी मैंने उस दिन एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद आ जाता है डिहाइड्रेशन, ठीक है। Dehydration, you consider the possibility of dehydration. You may overlook or underestimate its severity. Assess hydration in all patients, especially those blah 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 blah. Dehydration में होता क्या है कि जिस वक्त आपका जो इनटेक है आउटपुट इनटेक से इंक्रीज कर जाए, जो आउटपुट है, ठीक है, जो आपकी बॉडी से बाहर निकल रहा है और जो आपकी बॉडी के अंदर आप फ्लूइड इनटेक कर रहे हैं, उनके दरमियान जो बैलेंस है वो इस तरीके से हो जाए कि इनटेक कम हो और आउटपुट ज़्यादा हो, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगी? डिहाइड्रेशन, ठीक है। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड इंटर हो रहा है वो कम हो रहा है और जो आपकी बॉडी को फ्लूइड लीव कर रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगी? डिहाइड्रेशन। जब डिहाइड्रेशन होती है तो उस कंडीशन में आपको हेडेक होगी, आप की जो बॉडी होगी थकी थकी सी, ठीक है, सुस्त सुस्त हो जाएगा वो बंदा जिसको डिहाइड्रेशन होगी है। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, उसकी यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी। पर्सन उस आदमी को, उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। स्पेशली प्यास उन पेशेंट्स को ज़्यादा लगती है जो कि मॉडरेट डिहाइड्रेशन जिनमें होती है, ठीक है। मॉडरेट डिहाइड्रेशन में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, पेशेंट ईगरली ड्रिंक करता है पानी को, ठीक है। उसके अलावा जो यूरिन होगा वो डार्क येलो कलर का आएगा, ठीक है। एक तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, दूसरे नंबर पे डार्क येलो कलर का यूरिन होगा, ठीक है, और उसमें से स्मेल आ रही होगी। वो किस वजह से होगी? क्योंकि हमारे किडनी ट्राई कर रहे होते हैं कि पानी को जितना ज़्यादा कंजर्व किया जा सके ताकि बॉडी के अंदर जो पानी हाइड्रेशन का लेवल कम हो रहा है, ठीक है, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड का लेवल कम हो रहा है उसको अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं हमारे किडनीज, ठीक है। तो उस कोशिश की वजह से जो यूरिन होता है वो अच्छा खासा कंसंट्रेट हो जाता है। जब अच्छा खासा कंसंट्रेट होगा तो एक तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, डार्क येलो होगा, और उसके अलावा उसमें से स्मेल आएगी। उसके अलावा पेशेंट डिजी होगा, ठीक है, टायर्ड होगा, होंठ खुश्क हो रहे होंगे, आईज संकन होंगी, ठीक है, ड्राई माउथ होगा। उसके अलावा और क्या हो सकता है कि जो स्किन को अगर पिंच करेंगे वो बहुत स्लोली पीछे जाएगी, ठीक है। और बस यही चंद एक इसके इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए डिहाइड्रेशन में, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि माइल्ड, मॉडरेट है, सीवियर है, ठीक है, उसको अकॉर्डिंगली हमने ट्रीट करना होता है, ठीक है। माइल्ड और मॉडरेट को यूजुअली हम ट्रीट करते हैं ओआरएस से, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। और सीवियर के अंदर पेशेंट इस कंडीशन में नहीं होता कि वो ड्रिंक कर सके, तो उसको हम फिर आईवी फ्लूइड्स, जब भी सीवियर डिहाइड्रेशन के साथ पेशेंट हमारे पास आएगा उसका जो हार्ट रेट होगा वो इंक्रीज होगा, टैकीकार्डिया चल रहा होगा और पेशेंट हाइपोटेंशन में होगा, ठीक है। कोल्ड कमी उसकी स्किन होगी, उसकी जो स्किन होगी वो ठंडी अच्छी खासी, उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो चुका होगा स्किन का। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल्स में ब्लड कम है और जो पेरिफेरी की ब्लड वेसल्स होती हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, ठीक है, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। जब कंस्ट्रिक्ट होंगी तो पेरिफेरी की तरफ ब्लड कम आएगा, जब पेरिफेरी की तरफ ब्लड कम आएगा तो स्किन का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो पेशेंट में टैकीकार्डिया चल रहा होगा, हाइपोटेंशन होगा, ठीक है। उसके अलावा उसकी कोल्ड कमी स्किन होगी, संकन आइज होंगी, ठीक है। पेशेंट माइट बी इन अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, पेशेंट का जो कॉन्शियस लेवल होगा वो अल्टर्ड होगा, ठीक है। पेशेंट मे बी unaware of the
मींस पेशेंट को टाइम प्लेस और पर्सन के साथ ओरिएंटेशन उसकी जो होगी वो नहीं होगी, ठीक है। पेशेंट विल नॉट रिकॉग्नाइज इवन देयर किड्स और इवन देयर फैमिली मेंबर्स, ठीक है। और एंड पेशेंट विल नॉट रिकॉग्नाइज दैट वेयर ही इज, मींस उसकी प्लेस के साथ ओरिएंटेशन नहीं होगी। वो ये रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेगा कि वो हॉस्पिटल में है या किसी और जगह में है, ठीक है। और उसके अलावा पेशेंट विल नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज दैट इट्स इवनिंग और इट्स मॉर्निंग, ठीक है। वो इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेगा कि इस टाइम पे मॉर्निंग है या इवनिंग है, ठीक है। तो पेशेंट टाइम प्लेस और पर्सन के साथ भी उसकी ओरिएंटेशन ठीक नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी साइंस सीवियर डिहाइड्रेशन की है। तो उस कंडीशन में हमने क्या करना होता है, इमरजेंसी में वाइड बोर, ठीक है, वाइड बोर कैनोला हम इंटर करेंगे पेशेंट की वेन में, ठीक है। और स्पेशली सम टाइम जो प्रोटोकॉल है वो दो ब्रनला दोनों साइड पे जो दोनों आर्म है उनके ऊपर दो वाइट बोर कैनोला इंटर करेंगे और नॉर्मल सलाइन के साथ हमने उसका जो फ्लूइड इनटेक है उसकी स्टार्ट करवा देनी है और पेशेंट को रिससिटेट करना है, ठीक है। ये इसके प्रोटोकॉल हैं। बाकी आई होप आप लोगों को डिहाइड्रेशन की समझ आ गई होगी। अगर किसी को अभी भी नहीं आई तो वो बता दें, मैं और कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। नहीं सर आ गई है। ठीक है, इसके बाद ठीक होगा, ये टर्म्स आ गई हैं, ठीक है। मैक्यूल, मैक्यूल क्या है? मैक्यूल इज अ फ्लैट डिस्कलर्ड एरिया ऑफ द स्किन, ठीक है। साइज इसका लेस देन 1 सेंटीमीटर होगा। इट डजंट इन्वॉल्व एनी चेंज इन थिकनेस और टेक्सचर ऑफ द स्किन। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होगा, स्किन की डिस्कलरेशन होगी, कलर सिर्फ चेंज होगा, बाकी स्किन में कोई तब्दीली कुछ भी और चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। जस्ट देयर विल बी अ डिस्कलरेशन, ठीक है, उसको मैक्यूल बोलते हैं। पेप्यूल में क्या होगा, स्किन की जस्ट एलिवेशन होगी। पेप्यूल लुक्स लाइक अ टाइनी रेज्ड बम्प ऑन द स्किन, ठीक है। It develops from excess oil and skin cell clogging or pore. Papule have no visible pus, इसमें कोई भी visible pus नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर ये इन्फेक्टेड हो जाए तो इसमें पस बन सकती है, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू डेज अगर इसको ये इन्फेक्टेड हो जाए, उसकी जो हाइजीन है वो प्रॉपर ना हो तो उसमें भी पस पैदा हो सकती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नोड्यूल की। नोड्यूल क्या होता है? नोड्यूल की जो टर्म है इसको यूज़ किया जाता है किसी भी लंप को, स्किन के नीचे जो लंप होता है ना, कोई भी मैस, उसको डिस्क्राइब करने के लिए। और वो जो लंप हो वो एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर साइज होना चाहिए उसका, कम से कम 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसको हम नोड्यूल का नाम देते हैं। लेकिन ये कोई स्पेसिफिक डायग्नोसिस नहीं होती, ये जस्ट हम एक टर्म यूज कर देते हैं कि देयर इज अ नोड्यूल एट एट द बैक ऑफ आर्म, एट द बैक ऑफ फोर आर्म, एट द बैक ऑफ हैंड, ठीक है। हमने जस्ट नोड्यूल का, बाकी स्पेसिफिक डायग्नोसिस उसको हम आगे मजीद इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बाद ही डायग्नोसिस बन सकती है, ठीक है। उसके सर बाद ये मैक्यूल का रीजन क्या होता है फॉर्मेशन का? मैक्यूल का रीजन क्या होता है? हाँ जी। मैक्यूल किसी भी वजह से बन सकते हैं। मैक्यूल फॉर एग्जांपल ये जो क्या नेव जिसको बोलते हैं, मोल जिसको बोलते हैं, वो भी तो कुछ होते हैं जिनकी जो सरफेस होती है थोड़ी रेज्ड होती है, कुछ होते हैं जिनकी सरफेस बिल्कुल नॉर्मल होती है, जस्ट उनका कलर चेंज होता है, उसको भी मैक्यूल का नाम देते हैं, ठीक है। सर बर्थ मार्क को भी हम मैक्यूल कंसीडर करते हैं नहीं 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 या नहीं ये नहीं वही होता है? नहीं नहीं नहीं, बर्थ मार्क को नहीं, बर्थ मार्क और चीज़ है, ठीक है, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके सर। मैक्यूल कभी भी मतलब किसी भी एज उसमें अपेयर हो सकते हैं। एज का तो नहीं मैं कुछ कह सकता, आई एम नॉट श्योर कि एज इसमें स्पेसिफिक है या नहीं है, लेकिन मैं कंफर्म करके बता सकता हूँ कि एज में कोई श्योरिटी है या नहीं। बाकी मेरे ख्याल में ये
कंजेनिटल भी कुछ ना कुछ होते हैं, ये भी देखे हुए हैं, ठीक है। मोस्टली होते हैं अडल्ट में और पुबर्टी के बाद ही होते हैं, ठीक है। बाकी इसका मैं कंफर्म करके बता दूंगा कि स्पेसिफिकली ये किस एज में होते हैं, ठीक है। उसके बाद वेजिकल्स के बारे में बात करते हैं। वेजिकल जस्ट स्मॉल फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स होते हैं, ठीक है। क्लियर फ्लूइड होगा अंडर द स्किन। ये मोस्टली हर्पीज जूस्टर जो की अगर इन्फेक्शन हो ना, हर्पीज जूस्टर जिस जिस जगह पे उसकी इन्फेक्शन होगी उस जगह पे आपको वेजिकल्स मिलेंगे, छोटे छोटे ब्लिस्टर्स मिलेंगे, ठीक है। अगर ब्लिस्टर उसका साइज बड़ा हो जाए तो उसको क्लियर फ्लूइड हो, लेकिन अगर उसका साइज बड़ा हो जाए तो उसको बुल्ला का नाम देते हैं। अगर साइज छोटा हो तो उसको वेजिकल का नाम देते हैं, ठीक है। क्लियर फ्लूइड फील्ड जो ब्लिस्टर्स होते हैं, अगर साइज छोटा हो तो उसको वेजिकल, और अगर बड़ा हो तो उसको बुल्ला का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद पस्ट्यूल है। पस्ट्यूल के नाम से ही शो हो रहा है कि पस पहले आ रहा है, ठीक है। जिसके अंदर पस भरी हुई हो, ठीक है, स्मॉल पस फील्ड ब्लिस्टर्स जो होते हैं उनको पस्ट्यूल्स का नाम देते हैं। कंटेन फ्लूइड और पस, ठीक है, इनके अंदर फ्लूइड होगा या पस होगी। दे यूजुअली अपीयर एज वाइट बम्प्स सराउंडेड बाय रेड स्किन। एक तो इनके इर्द गिर्द जो स्किन होगी वो रेड होगी, और दूसरे नंबर पे ये पेनफुल होते हैं। दीज बम्प्स लुक्स वेरी सिमिलर टू पिंपल्स, ठीक है। ये पिंपल्स की तरह के नजर आते हैं, बट दे कैन ग्रो क्वाइट बिगर। लेकिन इनका जो साइज है वो अच्छा खासा इंक्रीज हो सकता है। पिंपल और पस्ट्यूल दो, एक्नी और पस्ट्यूल जो दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। जो पस्ट्यूल होगा उसका साइज इंक्रीज हो सकता है, लेकिन जो पिंपल्स हैं उनका साइज एक स्पेसिफिक रेंज में ही रहता है, ठीक है। पस्ट्यूल में डेवलप ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये किसी भी पार्ट में ग्रो कर सकते हैं, बट द मोस्ट कॉमनली फॉर्म ऑन द बैक, चेस्ट एंड फेस। लेकिन कॉमनली ये किस जगह पे मिलते हैं? बैक पे सबसे ज़्यादा कॉमनली आपको मिलेंगे, उसके बाद चेस्ट है और उसके बाद फेस है, ठीक है। अजान हो रही है। एक्सक्यूज मी सर। अजान सुन लें उसके बाद आपका आंसर कर दूँगा।
वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरी ना अभी लाइट चली गई थी तो मैंने दोबारा ज्वाइन किया। आप बेशक स्टार्ट में ना चेक कर लीजिएगा। ओके ओके, वो मैं कर दूंगा, बाद में ये वाले बातें डिस्कस करते हैं, पहले इसको ख़त्म करें, ठीक है। मैंने कहा शायद इधर से कोई मसला है। इसके बाद आगे टर्म बुल्ला। बुल्ला का मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि सेम जस्ट लाइक वेजिकल, ठीक है, लेकिन इसका साइज़ जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। वेल, वेल में क्या होगा, एलर्जी का एक साइन है, ठीक है। सारे वेल्स जो हैं वो एक जैसे नहीं होते। दे मे बी रेडर और पेलर, रेड हो सकते हैं, पेल हो सकते हैं, देन द स्किन अराउंड देम, यानी कि उनके साथ वाली जो स्किन होगी, जिस एरिया में वेल होगा, उस स्किन के मुकाबले में ये रेड या पेल हो सकते हैं, ठीक है। दे मे वेरी इन कॉन्फ़िगरेशन एंड मे बी राउंडेड और फ्लैट टॉप्ड, ठीक है। राउंड हो सकते हैं या इनकी जो टॉप होगी वो फ्लैट हो सकती है। वेल जो होगा, स्केलिंग क्या चीज़ है, इसको डिस्क्वाइमेशन का डिस्क्वाइमेशन भी बोलते हैं, स्केलिंग ऑफ द स्किन को। इसमें क्या होता है, एपिडर्मिस की जो आउटर लेयर होती है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता स्केल्स की सूरत में स्किन के ऊपर से उतरना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। डिस्क्वाइमेशन भी इसको बोलते हैं और स्केलिंग ऑफ द स्किन भी इसको बोलते हैं। उसके बाद क्या है, क्रस्ट। क्रस्ट क्या चीज़ है, ये ड्राइड एक्सुडेट होते हैं, ठीक है। एक्सुडेट ऑन द स्किन सरफेस आइदर फ्रॉम सीरम, ठीक है। सीरम अगर बाहर निकल के खुश्क हो जाए, या ब्लड या पस, ठीक है, या इन सारी चीज़ों का कम्बिनेशन, या इनमें से एक या दो का कम्बिनेशन। उसके बाद क्या है जी, पेटिके। पेटिके क्या चीज़ है, पेटिके एंड परप्यूरा ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, लेकिन पेटिके में क्या होगा, पिन पॉइंट ब्लीडिंग होगी, ठीक है। जिस तरह किसी पिन का जो पॉइंटेड एज होता है ना, किसी भी नुकीली पिन का पॉइंटेड एज होता है, जितना सर उसका इन साइज होता दोनों है, में बस इतनी इतनी साइज का अगर डिफरेंस ब्लीडिंग होता है होगी ना? उसको। जी इन दोनों में बस साइज का डिफरेंस होता है ना? जी, साइज का ही सिर्फ डिफरेंस होता है। अगर पिन पॉइंट ब्लीडिंग हो, साइज अराउंड 1 to 3 मिलीमीटर, ठीक है, तो उसको पेटिकी बोलते हैं। अगर इससे साइज ज़्यादा होगा, मोर देन 3 मिलीमीटर, देन वी विल कॉल इट परपुरा, ठीक है, उसको परपुरा बोलते हैं। और अगर अंडर द स्किन अगर ब्लड इकट्ठा होता है तो उसको एकाइमोसिस बोलते हैं, ठीक है। और अगर अंडर द स्किन ब्लड इकट्ठा होके एक मैस बना देता है, ठीक है, तो उसको हिमाटोमा बोलते हैं, ठीक है। अगर अंडर द स्किन ब्लड इकट्ठा होकर जस्ट स्किन का कलर चेंज करता है, ठीक है, ब्लड इकट्ठा हुआ है लेकिन सिर्फ, यानी कि उसको क्या कहते हैं कि ब्लीडिंग हुई है विद इन द टिश्यूज, वो नॉर्मल स्किन में होगी, उसमें कोई भी चोट का में भी कोई हिस्ट्री मिल जाए, लेकिन उसमें कोई भी स्वेलिंग इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, बहुत कम स्वेलिंग होगी अगर होगी भी तो। लेकिन इन केस ऑफ हीमाटोमा आपको स्वेलिंग भी मिलेगी। स्वेलिंग क्या होगी कि उस जगह को एक मैस बना होगा, ठीक है, और उसमें क्या होगा कि ब्लड इकट्ठा हो जाएगा अंडर द स्किन, ठीक है, उसको हीमाटोमा का नाम देते हैं। इट हैपन्स व्हेन एन इंजरी कॉजेज ब्लड टू कलेक्ट एंड पूल अंडर द स्किन। उसके बाद क्या है, टेलेंजेक्टेशिया। टेलेंजेक्टेशिया क्या चीज़ है, dilated or broken blood vessels located near the surface of the skin or म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन या स्किन के नज़दीक जो ब्लड वेसल्स होती हैं, स्पेशली वेन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो डायलेट हो जाएं और स्किन के ऊपर नज़र आना स्टार्ट हो जाएं तो उसको टेलेंजेक्टेशिया का नाम देते हैं, ठीक है। वेन्स अगर डायलेट हो जाएं और स्किन के ऊपर नज़र आना स्टार्ट हो जाएं तो उसको टेलेंजेक्टेशिया का नाम देते हैं। स्पाइडर नेवाई में क्या होता है, जो टेलेंजेक्टेशिया है वो वेन्स की वजह से होता है, और जो स्पाइडर नेवाई है वो किस वजह से होता है, आर्टरी की वजह से होता है। स्पाइडर नेवाई में क्या होगा कि
सिंगल और मल्टीपल ब्लड वेसल्स ऑन द फेस, चेस्ट एंड नेक एरियाज, यानी कि ये इसी एरिया में आपको मिलेगा। फेस पे मिल सकता है, चेस्ट पे मिल सकता है या नेक पे मिलता है। स्पेशली चेस्ट पे मिलता है, चेस्ट के अलावा फेस पे भी मिल सकता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि सेंटर में एक आर्टरी होगी, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द जिस तरह स्पाइडर की लेग्स जा रही होती है ना इधर उधर, उस तरह की छोटी छोटी ब्लड वेसल्स चारों तरफ जा रही होंगी, हर तरफ निकल रही होंगी, ठीक है ना, वो उस जगह पे नज़र आ रही होंगी। तो उस वजह से इस वेब लाइक जो पैटर्न होता है उस मुनासबत से इसका नाम क्या है, स्पाइडर नेवाई। दरमियान में आपको क्या मिलेगा, एक रेड स्पॉट मिलेगा, सेंट्रल रेड स्पॉट। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, स्पाइडर नेवाई। जो टेलिंजेक्टेशिया है वो वेन्स की वजह से होगा, जो स्पाइडर नेवाई है इस ये आर्टरी में। उसके बाद है कैंपबेल। सर हमारी ये स्क्रीन तो स्टक है। ओके अब हो गया। उसके बाद क्या है, कैंपबेल डी मॉर्गन स्पॉट। ये क्या चीज है, ये कॉमन बिनाइन स्किन लीजन है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि डायलेटेड कैपिलरीज एंड पोस्ट कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स वो डायलेट हो जाते हैं, ठीक है। जो कैपिलरीज होंगी या पोस्ट कैपिलरी, यानी कि कैपिलरीज आपस में मिलके वेन्यूल्स बनाती हैं, वेन्यूल्स आके इकट्ठे होके वेन्स बनाते हैं, और वेन्स आगे इकट्ठी होके मेजर वेन्स बनाती हैं, ठीक है। जो कैपिलरीज होंगी या उसके बाद वाली जो कैपिलरी के बाद मिलने के बाद जो वेन्यूल्स बन रही हैं, और वेन्यूल्स के आपस में मिलने के बाद जो बड़ी वेन्यूल्स बन रही हैं, ये अगर इसमें से किसी भी पॉइंट पे अगर वो डायलेट हो जाएं तो उसको कैंपबेल डी मॉर्गन स्पॉट्स बोलते हैं, ठीक है। ये इसका नाम एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है जिसका नाम था कैंपबेल डी मॉर्गन, ठीक है। उसने ये स्पॉट इसको नाम दे दिया था अपने नाम के ऊपर, ठीक है। उसके बाद है अरेथमा नोडोजम। ये स्किन की इन्फ्लेमेशन है, होती किस जगह पे है, जो फैटी स्किन होगी ना, फैटी स्किन लेयर्स उस जगह पे आपको मिलेगी, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ द लेग्स। जो लेग की फ्रंट साइड होगी उस जगह पे आपको मिलेगा। इसकी वजह से होगा क्या, रेड पेनफुल टेंडर लंप मोस्ट कॉमनली लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द लेग्स बिलो द नी, ठीक है। नी के नीचे आपको लेग के फ्रंट साइड पे आपको रेड कलर के पेनफुल टेंडर लंप मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद है अरिथमा मार्जिनेटम। जैसा कि नाम में नजर आ रहा है, मार्जिनेटम मींस उसके क्लियर कट मार्जिन होंगे, ठीक है। रेयर स्किन डिसऑर्डर है, आपको किसी जगह पे ट्रंक पे भी मिल सकता है और लिम्स पे भी मिल सकता है, ठीक है। एक तो ये क्रोनिक रूमेटिक फीवर में मिल सकता है, अक्यूट या क्रोनिक दोनों में से किसी में भी, और उसके अलावा सिटाकोसिस एक डिजीज है उसमें आपको मिल सकता है, ठीक है। अरिथमा मार्जिनेटम। उसके अलावा और कोई चीज़ है, हेबर्डन्स नोड देख लेते हैं। हेबर्डन्स नोड्स आर हार्ड बोनी लंप इन द जॉइंट ऑफ योर फिंगर्स, ठीक है ना। ये हार्ड बोनी लंप होते हैं, ठीक है। टर्म के ऊपर आप लोगों ने गौर करना है, बोनी लंप इन द जॉइंट्स ऑफ योर फिंगर, दे आर टिपिकली अ सिम्टम ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। ये बोन की इन्फ्लेमेशन की एक प्रॉब्लम है। The lump grows on the joint closest to the tips of your finger called the distal interphalangeal joint, DIP। distal interphalangeal joint के ऊपर ये बनेगा, ठीक है। उसको हेबर्डन्स नोड बोलते हैं। उसके अलावा bony bumps on the middle joint of the finger also known as Bouchard's node, ठीक है। जो middle phalangeal interphalangeal joint है ना,
उसको बुछाड़ नोड बोलते हैं। अगर तो वो डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट पे बना है तो उसको हेबर्टन्स नोड, अगर मिडल में बना है तो उसको बुछार्ड्स नोड। ठीक है दोनों सेम चीज, लेकिन लोकेशन की वजह से उनका नाम चेंज हो गया है। बात समझ आ रही है दोनों में क्या डिफरेंस है? जी सर आ रही है। उसके बाद ये ऊपर ऑस्लर नोड है, ऑस्लर नोड भी देख लेते हैं। ऑस्लर नोड क्या चीज़ है? ये पेनफुल रेड रेज्ड लीजन्स होती हैं, ठीक है ना। हैंड्स में भी आपको मिल सकती हैं, फीट पे मिल सकती है, ठीक है, लिम्स पे मिल सकती है। एसोसिएटेड विद नंबर ऑफ कंडीशंस इंक्लूडिंग इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एंड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के साथ यूजुअली ये होती है। ठीक है, होता क्या है इसमें, इम्यून कम्प्लेक्सेस जो बनते हैं ना, वो अगर अंडर द स्किन डिपॉजिट हो जाएं, अंडर द स्किन जब डिपॉजिट होंगे तो उस जगह पे जो हमारी बॉडी है वो रिएक्ट करेगी। रिएक्शन की वजह से जो पेन सेंसिटिव जो नर्व्स होंगी वो इसको सेंस करेंगी, तो उसकी वजह से एक तो रेडनेस होगी। बॉडी जब भी किसी चीज़ के अगेंस्ट रिएक्ट करती है तो उस जगह पे रेडनेस मिलेगी। ठीक है, ये इनके स्वेलिंग के इन्फ्लेमेशन की जितने भी साइंस है उस जगह पे मिलेगी। टेम्परेचर उस जगह का रेज होगा, रेडनेस होगी, पेन होगी, लॉस ऑफ फंक्शन होगा। ठीक है, जिस जगह पे होगा उस जगह से हम प्रॉपरली कोई काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल फिंगर टिप पे है तो हम कोई भी फाइन मूवमेंट, फॉर एग्जांपल किसी ने राइटिंग करनी है और उसकी फिंगर टिप्स पे ये प्रॉब्लम है तो वो प्रॉपरली राइटिंग नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो लॉस ऑफ फंक्शन, वो सारी जो इन्फ्लेमेशन के साइन होते हैं वो मिलेंगे इसमें। ठीक है,